हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हम 100 क्वेश्चन की जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं उसका ये सीरीज नंबर 2 है और सीरीज नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने 1 टू 25 जो क्वेश्चन है उनको काफी डिटेल से डिस्कस किया है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो। और चलिए आज हम पार्ट 2 को शुरुआत कर लेते हैं। तो 21 नंबर जो सवाल है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो एफआरपी होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इसको बोलते हैं, जो कि जो गन्ना है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है, शुगर केन है उसके लिए दिया जाता है। आपको पता होगा कि एमएसपी फूड्स जो होती हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय करती है। ठीक है। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आई थिंक अभी की बात करें, रिसेंट की बात करें तो 26 क्रॉप्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, 26 क्रॉप्स अभी इंक्लूडेड है। सारी जो 26 क्रॉप्स हैं उनके लिए दिया जाता है एमएसपी, भारत की सरकार है उसके द्वारा। तो उसमें एक गन्ना जो है ना, एक गन्ना का अलग से दिया जाता है। शुगर केन है ना, उसके लिए एमएसपी नहीं दिया जाता, उसके लिए अलग से एक प्राइस दिया जाता है और उस प्राइस को कहते हैं द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। उचित और पारिश्रमिक मूल्य इसको कहा जाता है। तो वही आपसे पूछा रहा है कि यह जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य है ना, इसको अप्रूव कौन करता है? ठीक है, अप्रूव्ड बाय। देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अप्रूव्ड बाय, मैं आपको बताता हूं कि जो एफआरपी है, ये एफआरपी आखिर देता कौन है? ठीक है, एफआरपी देता कौन है, ये सबसे पहला सवाल हुआ। तो जो एफआरपी होता है वो, पहली बात कि जो गन्ना आप उपजाते हो, किसान गन्ना उपजाता है तो गन्ना वो क्या करेगा, वो चीनी मिलों को बेचेगा। तो चीनी मिलों को बेचने के लिए एक मिनिमम प्राइस दे दिया जाता है कि इससे कम तो नहीं बेचेंगे। मान लिया कि आपको 1200 प्राइस दे दिया गया, तो 1200 से कम तो कोई खरीद ही नहीं सकता। 1200 से हमेशा सब कोई ज्यादा ही खरीदेगा। तो इसी को ये मिनिमम करके एफआरपी जो है वो दिया जाता है। ठीक है, एफआरपी को जो जो अप्रूवल की हम बात करें तो उससे पहले रिकमेंडेशन की बात आती है कि एफआरपी को कौन रिकमेंड करता है। रिकमेंड कौन करता है, सिफारिश इसकी कौन करता है? तो जो एफआरपी होता है, एफआरपी को सिफारिश करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हम जो है वो बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हिंदी में यदि इसकी बात करूं तो इसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, इसके द्वारा ही ये जो रिकमेंडेशन है वो दिया जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन इसी सीए, जो सीएपीए है ना, सीएसीपी जो है, इसके द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। और ये जो सीएसीपी है ना, ये सीएसीपी है वो किसको चेंज करके आया है? देखो, भारत में जो एमएसपी दिया जाता है ना, वो एमएसपी कौन देता है? तो भारत में एमएसपी देने की जो शुरुआत हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो देना स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ? तो वो देना स्टार्ट हुआ 1965 में। एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बना, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बना। ये कमीशन जो है ना, वो कब बना? तो ये बना 1965 में, और इसके ही द्वारा, यही जो कमीशन है इसके द्वारा ही एमएसपी देना जो है वो स्टार्ट हुआ 1965 में। और इसी जो, ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, इसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का नाम जो है वो चेंज हो गया। और वो नाम 1979 में क्या हो गया? वही नाम 1970 में हो गया ये वाला। कब हुआ? 1979 में। जो है एपीसी, जो है एपीसी का नाम चेंज करके सीएसीपी कर दिया गया। ठीक है, एपीसी का नाम चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसका कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो कर दिया गया 1979 में। और इसी के द्वारा जो है वो एमएसपी जो है वो दिया जाता है। लेकिन एमएसपी जो है वो गन्ने के लिए नहीं दिया जाता है। गन्ने के लिए जो दिया जाता है वो एफआरपी कहलाता है। और एफआरपी को भी कौन जो है वो रिकमेंड करेगा? तो सीएसीपी ही करेगा। एफआरपी को भी सीएसीपी ही जो है वो रिकमेंड करेगा। और यह जो है वो किसान और किसान कल्याण जो मंत्रालय होता है उसका हिस्सा होता है, उसी का पार्ट होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट है ये। तो
ये जो रिकमेंड कर दिया, अब इस रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ? इस रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ? इन्होंने तो रिकमेंड किया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है ना, हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में अप्रूव, कि अप्रूव कौन करता है? तो देखो, इसको अप्रूव की यदि बात करें तो वो करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो इसको अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? कैबिनेट कमिटी एंड ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है ना, उसके द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। आप बस रिकमेंड करते हो सीएससीपी में, आप रिकमेंड जो होता है वो सीएससीपी के द्वारा होता है, लेकिन इसको अप्रूव कौन करता है? तो अप्रूव जो है वो इकोनॉमिक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होता है। तो देखो यहाँ से कौन आएगा? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आंसर जो है वो बनेगा। दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। रिकमेंडेशन कभी भी पूछा जाए तो वो सीएससीपी बनेगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग बनेगा, लेकिन कभी भी अप्रूवल पूछा जाए तो वो सीसीईए बनेगा, मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसके द्वारा जो है वो अनुमोदन जो है वो किया जाता है। एक-एक चीजें हमने जो है वो क्लियर कर दिया है कि जो है वो एमएसपी क्या है और एमएसपी कब स्टार्ट हुआ, कौन सी संस्था है वो देती है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग आपको ध्यान रखना है। पहले जो ये क्या था? तो पहले जो ये देता था एमएसपी, कौन देता था? तो एमएसपी पहले देता था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के द्वारा, लेकिन अब किसके द्वारा दिया जाता है? तो अब दिया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेड एंड प्राइसेस के द्वारा। इसके द्वारा ही रिकमेंडेशन ये किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम और ऑप्शंस की बात करें, कृषि लागत और कीमतों के लिए जो आयोग होता है, एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज एंड प्राइसेस के दिया, तो ये क्या करता है? तो ये केवल और केवल रिकमेंड करता है। यही बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। जैसे एफआरपी की मैं यदि बात करूं कि ये एफआरपी जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, एफआरपी कब से दिया जाता है, तो एफआरपी जो है वो जो है एफआरपी की यदि हम बात करें तो एफआरपी जो है वो उसी तरीके से जैसे ये दिया जाता है ना, तो सीएसीपी की स्थापना 1965 में हुई थी ना, वो मैंने बताया, और उसी का नाम बदल के 1979 कर दिया। तो उसी समय से ना एफआरपी जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो गया, और दोनों जो कंफ्यूजन है वो आपको जो है वो मैंने दूर भी कर दिया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एफआरपी का निर्धारण जो है वो गन्ना नियंत्रक जो आदेश है उसके द्वारा होता है 1969 में। ये भी आपको याद रखना है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर आया था 1969 में। कौन सा आया था ऑर्डर? शुगर केन, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में आया था। इसके द्वारा ही जो है वो दिया जाता है, और मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल पूछा जा रहा है कि जो सती प्रथा थी, सती जो सिस्टम था, उस सती प्रैक्टिसेस को अबोलिश जो है वो कब किया गया था और किस लॉ के द्वारा किया गया था, किस रेगुलेशंस के द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि नियम 17 तो किया गया था, तो ये दोनों तो एकदम गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि 29 किया गया था, तो ये वाला गलत फिर से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सती प्रथा जो है वो 1829 में एक एक्ट आया था, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 18। ठीक है, कौन सा आया था? तो बंगाल, बंगाल में ही इस समय खत्म किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट जो है वो आया था, नियम नंबर 17 जो है वो आया था। देखो, इसको इस तरीके से भी लिख के आपको देगा, तो यहाँ भी कंफ्यूज आपको नहीं करना है रोमन अंक में। और इसके द्वारा इसको जो है वो अवैध जो है वो घोषित किया गया था। इस जो प्रैक्टिस है उसको इलीगल घोषित किया गया था। इसको इलीगल घोषित करते समय जो गवर्नर था वो कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो था। और यदि हम समाज सुधारकों में बात करें कि कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। उन्होंने काफी ज्यादा इसमें हेल्प जो है वो की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पे की थी। तो सती प्रथा के बारे में ये सब रेगुलेशंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो सती प्रथा है ना, जो सती सती जो सिस्टम है, इस सती प्रैक्टिसेस का सवाल एक पूछा जाता है कि सबसे जो एनिसेंट टाइम में कब हमें इसका जो है वो साक्ष्य मिलता है, जो एविडेंस है वो मिलता है, वो कब का मिलता है? तो देखो, जो सती सिस्टम है ना वो गुप्ता पीरियड से मिलता है। गुप्त जो काल है ना, गुप्ता काल से मिलता है। यहाँ पे एक जो है वो मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। ये जो भानुगुप्त था ना, भानुगुप्त का ही जो एक अभिलेख है, एरन अभिलेख,
एरन अभिलेख है या फिर शिलालेख जो भी कह लो, स्तंभ लेख जो भी कह लो, तो स्तंभ ही शिलालेख करो। एरन स्तंभ शिलालेख। जो एरन स्तंभ शिलालेख है ना, इसी में सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है, ये जो कहाँ है, तो ये एरन में है। और एरन कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। एमपी का ये एक जो है वो एरन है। ठीक है। तो यहीं पे सबसे पहले जो है वो साक्ष्य मिलता है 510 जो ईसा पूर्व है उसका टाइम कुछ ऐसा ही मिलता है। और नेपाल में भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो ये वाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट भारत के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विलियम जो भानुगुप्त है वो, और विलियम बेंटिंक के द्वारा हटाया गया, नियम 17 के द्वारा हटाया गया। ठीक है। 1843 में 1843 में क्या हुआ था? 1843 में जो है वो किस प्रथा को अंत किया गया था? तो स्लेवरी सिस्टम है उसको अंत किया गया था। ठीक है। स्लेवरी जो सिस्टम है उसको अंत किया गया था। कब किया गया था? तो दास प्रथा का समाप्त जो है वो लॉर्ड एलन बैरो के टाइम में हुआ था। लॉर्ड एलन बैरो जो है उसके टाइम में हुआ था। तो याद रखना है 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट 5 आया था। इंडियन स्लेवरी जो एक्ट है वो रूल नंबर 5 आया था, और इसके तहत जो है वो स्लेवरी को खत्म किया गया था। लॉर्ड एलन है, वो याद रखना है। टाइम नाम जो है वो ये जरूरी है। ठीक है। लॉर्ड एलन नाम आपको याद रखना है। तो ये दास प्रथा हो गया। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम हो गया। ठगी प्रथा की यदि हम और बात करें, ठगी प्रथा जो होती है, तो ठगी प्रथा जो है वो अंत किया था स्लीमैन के द्वारा। 1830 में विलियम बेंटी जो था वो कर्नल स्लीमैन है, WH स्लीमैन है, उसके द्वारा जो है वो इसका अंत किया गया था। ठीक है। तो स्लीमैन जो है उसने अंत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1830 ही सवाल पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। ठगी दास प्रथा जो है वो एक्ट 5 के तहत हुआ था, ये याद रखना है। और सती प्रथा का अंत जो है वो 1829 में हुआ था। ये जो सती सिस्टम है ना, पहले बंगाल में आया था और बाद में मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी में चला गया था। मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी था, वहां पे भी बाद में गया था। ठीक है। बाल विवाह को लेकर भारत में कई सारे एक्ट जो है वो आए हैं, जैसे शारदा एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1929 में आया था। आगे हम कभी डिस्कस कर लेंगे इन सब के बारे में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग जो है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है, वो कोशिका में आत्मघाती बैग के रूप में काम करता है, सुसाइडल बैग के रूप में काम करता है? तो बहुत आसान सा सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है। तो ये जो है वो लाइसोसोम होता है। ठीक है। लाइसोसोम होता है, सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम होता है, आपको यह ध्यान रखना है। और जो लाइसोसोम होता है उसी को सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्योंकि लाइसोसोम जो होता है ना, वहाँ पे कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका के अंदर, यदि कोई भी सेल के अंदर कोई भी यदि अपशिष्ट पदार्थ आता है, या फिर जो कोई सेल ऑर्गेनल है वो खराब हो चुका है, कोई अदर पार्टिकल्स जो है वो हमारे जो है वो सेल में आते हैं, तो उनको यही मारता है। उनको यही मारता है जब उनको वो स्ट्रेंजर लगेगा। जब भी वो स्ट्रेंजर लगेगा तो उसको मारेगा। ठीक है। तो जब भी कोशिकाएं जो है वो खराब हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो लाइसोसोम जो है वो फट भी सकता है और अपने एंजाइम को छोड़ भी सकता है। इससे पूरी कोशिका जो है वो खराब हो जाएगी, पूरी सेल जो है वो खराब हो जाएगी। और यही जो है वो सेल खराब होती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और इस समय व्यक्ति जो है वो मर जाता है। ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस जिसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस, और इस ऑटोलाइसिस में अपने ही सेल को जो है वो पचा लेता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि खतरनाक है। इसके कारण ही डेथ हो जाती है व्यक्ति को। इस कारण से ही जो लाइसोसोम है ना, उसको कहा जाता है कि ये आत्महत्या की थैली है। लाइसोसोम का यदि हम खोज की यदि बात करें कि किसने इसको इन्वेंट किया, इसको इन्वेंट किया था डी डुबे ने। डी डुबे। डी डुबे ने इसको इन्वेंट किया था, आपको ये ध्यान रखना है। डी डुबे ने लाइसोसोम को इन्वेंट किया था। लाइसोसोम कैसा काम करता है ना, आप इसको आप जो है वो माइक्रोफेज की तरह, माइक्रोफेज क्या है ना, माइक्रोफेज जो है वो फाइगोसाइटोसिस सेल है। क्या है? फाइगोसाइटोसिस सेल है। आपकी बॉडी में कुछ भी स्ट्रेंजर चीजें आती है ना, तो उनको यही सब मारता है, और इट इज अ पार्ट ऑफ WBC। माइक्रोफेजेस जो है वो ये पार्ट ऑफ WBC है। काफी डिटेल से मैंने इसको जो पहले के जो लेक्चर्स हैं उनमें एक्सप्लेन भी किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस कहा जाता है, आपको पता है। ठीक है। उसके बाद जो राइबोसोम होता है, ठीक है, उसके बाद जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है।
प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये जो है वो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इस कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और फिर ये राइबोसोम होता क्या है ना? तो देखो, एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसी पे ये राइबोसोम होता है और यही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी है, वहाँ पे कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनका अलग अलग जो है अलग अलग जो है वो काम होता है। जैसे को सबसे पहले आती है एक, ये यदि एक सेल है ना, तो इसके बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन टाइप सा होता है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो एक डबल लेयर होता है, लिपिड का डबल। लिपिड मतलब कुछ नहीं, फैट समझ लो। तो लिपिड का एक डबल लेयर होता है जो प्रोटीन के साथ जो है वो पतला जो एक फ्लूइड जो होता है ना, सेमी परमिएबल एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप इस तरह से पर्दे की तरह मान लो, वो उससे वो बना होता है, ठीक है। और वो उससे उससे वो बना होता है जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार ये कहा जाता है इसको। और यही जो है ना, वो क्या करता है ना कि कुछ चीजों को बाहर आने देगा और कुछ चीजों को बाहर नहीं आने देगा। तो इस कारण से इसको सेमी परमिएबल कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का यही काम होता है कि कोशिका जो है उसका स्ट्रक्चर को वो देखे, उसकी सीमा है उसको निर्धारण करे। कोशिका जो है वो अंदर बाहर जो भी चीजें जाती हैं, इसके जो प्रोडक्ट जाते हैं, उसको वो ध्यान रखे। तो ये सेमी परमिएबल होता है। अब इस कोशिका के बाहर एक और जो है वो सेल होता है। इस कोशिका के बाहर जो हमारे जो बॉडी है उसमें नहीं मिलता है, ये प्लांट्स में मिलता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि हम में नहीं मिलता, केवल और केवल प्लांट्स में मिलता है। और ये जो है वो किससे बना होता है सेल वॉल? तो ये सेलुलोज से बना हो सकता है, सेलुलोज से बना हो सकता है, या फिर हेमी सेलुलोज से बना हो सकता है, हेमी सेलुलोज से बना हो सकता है, या फिर ये कटीन का बना होता है। और तीनों जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये कोशिका को स्ट्रक्चर देता है, उसको मजबूती करता है। बाहर से यदि कोई इसको चोट पहुंचाता है तो इसको भी वो रक्षा करता है, ठीक है। अब इस सेल है ना, इस सेल में क्या होता है कि इस सेल में अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, अंदर एक फ्लूइड होता है। और उसी जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को कहते हैं कि वो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है मतलब वो कोशिका द्रव्य है। हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहने का मतलब कि एक ऐसा द्रव्य जो कोशिका में हो, ठीक है, एक फ्लूइड हो, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य है। ये जो है वो क्या होता है कि वाटर, प्रोटीन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सारे जैसे न होती है, इन सारे पदार्थ यहाँ पे मिले होते हैं। और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हमारे दिखते हैं ना, वो सारे यहीं पे होते हैं, ठीक है, यहीं पे सारे अवेलेबल होते हैं। अब इसी सेल ऑर्गेनल जो है उसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है, एक जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस होता है। अब इस जो न्यूक्लियस होता है, इस जो न्यूक्लियस होता है, ये भी डबल लेयर का होता है, डबल मेम्ब्रेन इसका होता है। न्यूक्लियोस होता है, यहाँ पे क्रोमेटीन होता है, क्रोमोसोम होता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। आपका डीएनए यहीं पे होता है, सेल डिवीजन, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन, आरएनए का फॉर्मेशन, वो सारा इसी न्यूक्लियस में होता है। अब इस न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड होता है, इस न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको हम जो न्यूक्लियस के अंदर का द्रव्य इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहा जाता है। और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के कहेंगे तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो प्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। ये जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाने के बाद जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब यहीं पे हमारा सारा जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो इसी में मिलता है, ठीक है। सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो इसी में मिलता है। जैसे आपको यहीं पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, यहीं पे जो है वो मान लिया इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आपका फैला हुआ है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है वो फैला हुआ है। तो ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहीं मिलता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और ये
न्यूक्लियस के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको डीएनए मिलता है, और कहीं नहीं मिलता, केवल और केवल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पे जो है वो डीएनए मिलता है। यहीं पे जो है वो सेल को जो है वो ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। दैट्स व्हाई इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। एटीपी जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी रूप में हमको एनर्जी मिलती है। तो वो जो है वो यहीं पे होता है, ठीक है। कोशिका का जो एप्टोसिस यदि करना है तो उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कोशिका की मृत्यु होता है तो वो एप्टोसिस कहलाता है। तो उसमें भी इसका काफी ज्यादा रोल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो भी यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो पार्टों में बताया मैंने, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो है वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाली होती है उस पर ही राइबोसोम होता है, और उसी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस आता है, जिसको गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। ये जो है वो ये भी इसी के अंदर कहीं होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन लिपिड पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन लाइसोसोम का फॉर्मेशन, तो ये भी याद रखना है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद ग्लाइकोलाइजेशन जो है वो यहीं पे होता है, ग्लाइकोलाइजेशन जो है वो यहीं पे होता है, ये याद रखना है। उसके बाद लाइसोसोम तो मैंने बताया एक छोटा झिल्ली युक्त होता है, इसका भी मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये याद रखना है, और सुसाइडल बैग के रूप में इसको कहा जाता है। उसके बाद राइबोसोम की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन से ये बना होता है, और इसमें जो राइबोसोम होता है वहां पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो राइबोसोम होता है ना, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये मैंने आपको बताया। और राइबोसोम जो है वो दो टाइप का होता है, एक 70S होता है और एक जो है वो 80S होता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है। तो जो 70S जो होता है ना, वो प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होते थे ना, पहले जो होते थे प्रोकैरियोटिक जो सेल होते थे ना, उनमें मिलता है। और 80 वाला जो है वो कहाँ मिलता है, तो 80 वाला जो है वो यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रोसोम जिसको हम कहते हैं, ये जब प्रोटीन बेलनाकार स्ट्रक्चर में जो है वो हो जाता है प्रोटीन, तब ये होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय ये सब चीजें होती है। उसके बाद एक वैक्यूल होता है, जो कि झिल्ली युक्त, आप बोरा की तरह मान सकते हो, एक बोरी की तरह मान सकते हो, जो कि जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है वैक्यूल्स। वो पादप में बड़ी होती है, ये भी सवाल जो है वो पूछा गया कि प्लांट में जो वैक्यूल है, वो वैक्यूल जो है वो प्लांट्स में बड़ी होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स में ज्यादा स्टोर करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जल को, मिनरल्स को, और जितने भी जो है वो अपशिष्ट संग्रह होते हैं उन सबको ये रखता है, बना के रखता है, ठीक है, वैक्यूल्स। उसके बाद प्लास्टिड, जो हमारा ऑप्शन में होगा भी प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या करता है कि ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, उस समय जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। और वही जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, और उसका जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। तो प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में होती है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको आप हरित लवक कहते हो, क्रोमोप्लास्ट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंग देता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। तीनों चीजें एग्जामिनेशन में पूछी गई है। आपको नहीं पता होगा तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यही सब था। साइटोकाइनेसिस जो होता है ना, जब सेल डिवीजन होता है ना, तो उस समय ये चीजें मिलती हैं। सीलिया फ्लैजिला जो होता है वो प्रोटीन टाइप सा होता है, और हमारे बॉडी में सीलिया और फ्लैजिया दोनों पाया जाता है। तो प्रोटीन के रेसे टाइप सा ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है वो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्पर्म हमारा है ना, वहां पे फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला आपको चलने में हेल्प करता है, उस लोकोमोशन है ना, उसमें वो फ्लैजिला जो है वो हेल्प करता है। लोकोमोशन है उसमें वो हेल्प करता है। सीलिया जैसे ऐसे है तो इसके ऐसे ऐसे निकला रहेगा, पैर जैसा, इससे चलेगा। और यहाँ पे जो है वो फ्लैजिला ऐसे पूंछ जैसा रहता है, तो उससे चलता है। तो ये फ्लैजिला और सीलिया के बारे में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर क्या पूछ रहा था, आत्महत्या की शैली, तो वो लाइसोसोम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात गोल्जी अपरेटस के बारे में आप याद रखो, इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है। कोशिका का यदि ट्रैफिक पुलिस आपसे पूछ दिया तो वो गोल्जी अपरेटस ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमसे नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि कोशिका चक्र, जो सेल साइकिल होता है,
तो कोशिका चक्र यहाँ पे नहीं है। ये किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इन द इन द ऑपरेशन ऑफ विच साइकिल डज सोलर रेडिएशन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल? सोलर रेडिएशन में जो है वो किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है सोलर रेडिएशन का। तो देखो, सोलर रेडिएशन आखिर होता क्या है वो सबसे पहले जानना होगा आपको। तो जो सोलर रेडिएशन होता है ना, वो होता है कि सूर्य के द्वारा जो वाटर साइकिल होता है, उसका जो है वो मुख्य जो चालक है ये, ठीक है? तो सोलर रेडिएशन और द सन एनर्जी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल है उसके लिए मेन फोर्स है। ये क्या करता है कि सूर्य की गर्मी है, वो महासागर है, जल है, जो झीलें में पानी है, नदियों में पानी है, उन सबको क्या करता है, उन सबको वो इवोपरेट करता है। उन सबको वो इवोपरेट करता है और इस इवोपरेशन से क्या होता है कि जलवाष्प के रूप में वो जो वेपर के रूप में वो बनता है और वायुमंडल में ऊपर उठ जाता है। जैसे देखो, ये यदि ऐसे है ना, तो यहाँ पे जैसे ही हीट बढ़ेगा ना, जैसे ही हीट बढ़ेगा तो यहाँ से जो हवाएं हैं ना वो ऊपर उठेगी, क्योंकि हवाएं जो है वो ठंडी हो गई है, हवाएं जो है वो ठंडी हो गई है। और यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। हवाएं जब ठंडी होके ऊपर उड़ जाती है तो यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर जो भी होगा ना, हाई प्रेशर से हवाएं जो है वो लो प्रेशर जोन की ओर चलने लगेगी। और यदि इन हवाओं में जो हाई प्रेशर से आ रही है, यदि इन हवाओं में मॉइस्चर होगा तो एकदम कंफर्म होता है कि बारिश होगी, रेन जो है वो होगा। तो ऐसे ही करके रेन होता है, ठीक है? रेन होता है जब हवाएं ठंडी होती है ना, गर्म होने के बाद फिर से, तो उसके बाद जो है वो रेन होता है। तो इसी के रूप में जब जलवायु उठती है ऊपर, बाद में जाके बादल का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर बर्फ होता है, बर्फ गिरता है, ठीक है? वर्षण होता है या फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ये सारा इसी प्रोसेस से चलता है। ये मैंने आपको बताया, तो हमारा आंसर यहाँ से वाटर साइकिल होगा। यदि सन नहीं होता तो वाटर साइकिल भी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। सन नहीं होता तो वाटर साइकिल कैसे होता? पौधे में जो जलवाष्प को जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे में यदि प्लांट में वाटर इधर से उधर जाएगा ना, तो वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है। आप देखते हो पत्तियों पे निकली हुई रहती है ना बाहर वाष्पोत्सर्जन, तो वो पत्तियों पे जो सुबह सुबह निकलता है उसके स्टोमाटा से, वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है? जल चक्र जो है वो पृथ्वी पर पानी के निरंतर जो संचालन है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन साइकिल की यदि हम बात करें तो कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, हाइड्रोजन साइकिल हो, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इन जो चक्र हैं इनमें सौर ऊर्जा की भूमिका होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में होती है। लेकिन जो जो जल चक्र है वो सीधे तौर पर आपका जो है वो सोलर रेडिएशन है उससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कार्बन साइकिल में क्या होता है ना कि कार्बन को जो है वो चेंजेस करना होता है। नाइट्रोजन साइकिल में है कि नाइट्रोजन को जो है वो प्लांट्स के लिए देना होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में। तो उसी को जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का फिर से जो है वो डिकम्पोजन होगा। तो ये सब के लिए अलग अलग जो है वो चीजें होती हैं जिसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। जो 30 नंबर का सवाल है वो आपसे पूछा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उन स्टेटमेंट को कंसीडर करो और बताओ कि कौन सा गलत है। ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कर रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो टर्म होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों का होता है, ये आपको बोला जा रहा है। तो क्या राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है? नहीं, गलत है। राज्यसभा का जो टेन्यूर होता है वो 6 ईयर का होता है। 6 वर्षों का होता है, 6 ईयर्स का होता है। तो पहला गलत हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 30 वर्ष की आयु होना है। 35 वर्ष तो दो ही चीजों के लिए होता ही है, पहला जो है वो राष्ट्रपति और दूसरा जो है वो उपराष्ट्रपति। 35 नहीं, 30 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के लिए यदि लोकसभा का सदस्य बनना है उसके लिए 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। यदि आपको वोट देना है तो उसके लिए 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। यदि आपको पंचायत में खड़ा होना है तो आपको 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा जाए कि राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य जो है वो प्रति दूसरे वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है। 1/4, क्या 1/4 किया जाता है?
स्थायी सदन है सही है, परमानेंट हाउस है सही है। राज्यसभा का कभी भी विघटन जो है वो नहीं किया जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन जो है वो कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राज्यसभा में चौथाई सदस्य नहीं होते हैं, वो केवल और केवल वन थर्ड होते हैं। वन थर्ड जो है वो उनको रिप्लेस किया जाता है, ना कि जो है वो पूरे के पूरे को रिप्लेस किया जाता है। तो इस कारण से ये भी गलत हो जाएगा। तो एक गलत, दो गलत, तीन गलत, तो सारे के सारे जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है। ठीक है, राज्यसभा में जो है वो 238 निर्वाचित और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो है वो होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में जो है वो उपराष्ट्रपति इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा। गुड फ्यूल की क्वालिटी कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि गुड फ्यूल की क्वालिटी कौन सी नहीं है। तो देखो, जब भी आप ईंधन को जला लेते हो तो उसका कैलोरिफिक वैल्यू जो होता है ना फूल का, वो हाई होना चाहिए। तो एकदम सही है। जब तक कैलोरिफिक वैल्यू ऊष्मीय मान जो है वो हाई नहीं होगा, तब तक वो गुड फ्यूल जो है वो नहीं कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ईंधन का ऊष्मीय मान जो है वो उच्च होना चाहिए। ठीक है, ऊष्मीय मान का सीधा सा अर्थ है कि एक इकाई मात्रा में, एक यूनिट अमाउंट में ईंधन जो है वो कितना अधिक आपको ऊर्जा जो है वो देता है, कितना ज्यादा आपको जो है वो एनर्जी देता है। दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो आपसे पूछा है कि जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, गुड फ्यूल ये थोड़ी हो जाएगा। फिर तो ये मतलब मनुष्यों के लिए हानिकारक हो जाएगा। अवशिष्ट पदार्थ यदि हमको ज्यादा मिलता है तो वो खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, वो हमारे लिए खतरनाक है। दैट्स वाई ये नहीं हो सकता है। दैट्स वाई ये नहीं हो सकता है। एक अच्छा ईंधन वो कहलाता है ना, जहां पे आपको मिनिमम वेस्ट मटेरियल मिले। मिनिमम जो वेस्ट मटेरियल है वो आपको मिले। ठीक है, रेसिड्यूअल जिसको बोलते हैं, अवशिष्ट जिसको बोलते हैं, मिनिमम रेसिड्यू इसको मिले, वही होता है। और यहाँ से ना गुड फ्यूल के लिए राख जो है वो, गुड फ्यूल जो होता है ना, वैसे गैसेस भी कम लिखे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलना चाहिए, ये सब चीजें नहीं निकलनी चाहिए, तभी आप कहोगे कि वो गुड फ्यूल है। दैट्स वाई तो हाइड्रोजन को कहते हैं कि गुड फ्यूल है। हाइड्रोजन को गुड फ्यूल इसी कारण तो कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जब भी होता है ना, तो उसका रेसिडुअल में क्या निकलता है? वाटर निकलता है। वाटर निकलता है, तो देखो वाटर से कोई समस्या ही नहीं है। वाटर से पॉल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन को है ना फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन पॉल्यूशन नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी विकल्प जो है वो सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम सी की बात कर लेते हैं। सी क्या कर रहा है कि ईंधन का प्रज्वलन ताप जो है वो ना तो कम और ना ही ज्यादा होना चाहिए। जो भी फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, वो इग्निशन टेम्परेचर, जो प्रज्वलन ताप का मतलब क्या हुआ? इग्निशन टेम्परेचर जो है इसका मतलब हुआ कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो आपको उसको जलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, प्रज्वलन ताप का मतलब होता है कि वह न्यूनतम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जो है वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो यदि बहुत ज्यादा कम रहेगा, जैसे सोडियम की तरह रहेगा, तो वो पानी में जैसे ही डालते हैं तो जल जाता है। इस कारण से उसको केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आपको ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। एकदम मिनिमम जो एक मॉडरेट वैल्यू पे रहेगा ना, तो वो सही रहता है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो है वो, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको किलो जूल पर केजी के रूप में डिनोट करते हैं। किलो जूल पर केजी के रूप में डिनोट किया जाता है। तो क्या हुआ? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल, और इट्स यूनिट इज केजी पर के जे पर केजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन का ही होता है। और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन क्या देता है? तो वो वाटर देता है। दैट्स वाई ये पोल्यूटेंट भी नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? ठीक है, किस कंट्री को कंट्री ऑफ द क्वाइट वैली जो है वो कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लेथोसो को कहा जाता है। लेसोथो। लेसोथो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा, लेसेथो।
लेसेथो। तो लेसेथो जो है वो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका में ये एक लैंड लॉक्ड है। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है? तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब कि समुद्र से सीमा वो नहीं लगाती है, और वह अपनी सुंदर और शांति घाटी के लिए जाना जाता है लैथोस। इसकी जो स्थल आकृतियां होती है, इसके कारण अक्सर इसे जो है वो शांति घाटी का देश या फिर पहाड़ियों का राज्य, किंगडम इन द स्काई भी कहा जाता है। किंगडम इन द स्काई, ये भी याद रखिएगा। लेसोथो को किंगडम इन द स्काई भी कहा जाता है। किंगडम इन द स्काई भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। जापान जो है उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश, तो लैंड ऑफ द रेजिंग सन इसको कहा जाता है। जो इजिप्ट है उसको सभ्यता की जो है वो देवी कहा जाता है, या फिर आप गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा जाता है। नील नदी का उपहार इसको कहा जाता है। जो नाइजीरिया आपको दिख रहा है, नाइजीरिया को जियांट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, जियांट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, जैसे फिनलैंड। मैंने इसके लिए ना एक अपना जो पेड क्लास है ना, वहां पे मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाया था, तो वहां पे पीडीएफ दिया ना, उसमें सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो इसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक बोला जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड को कहा जाता है, मतलब झीलों का देश, हजारों झीलों वाला देश कहा जाता है। उसके बाद नॉर्वे की बात करें, सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री है दोनों, नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन, ये क्या है? तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्वे है। नॉर्वे को क्या बोला जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, याद रखिएगा। तीसरा जो हम देख लेते हैं वो थाईलैंड को। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट की बात करें तो वो थाईलैंड को कहा जाता है। घोड़ों का यदि देश आपको पूछ लिया जाए कभी, घोड़ों का देश, तो वो मंगोलिया को कहा जाता है। भूटान को जो है वो क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है, याद रखिएगा। बाकी आगे कभी डिस्कस और करेंगे। हमारा सवाल 33 नंबर का पूछ रहा है कि प्रतिनिधात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? देखो, जो बेरोजगारी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, वो कई सारी टाइप की होती है। उन्हीं टाइप में आपसे दो टाइप के बेरोजगारी के बारे में पूछ रहा है। एक टाइप की जिसको या तो बोलते हैं फ्रिक्शनल, या तो उसको जो है वो फ्रिक्शनल बोल लो, प्रतीकात्मक बोल लो, या फिर घर्षणात्मक बोल लो, दोनों फ्रिक्शन ही है। तो ये फ्रिक्शन टाइप की जो बेरोजगारी है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो घर्षणात्मक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने के बीच की जो उसकी टेन्योर होता है, वो अवधि होता है, उसमें वह अस्थायी रूप से, टेम्पोररली वो बेरोजगार होता है, तो इसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आप जो है वो यहाँ जॉब कर रहे थे, ए कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपको जो है वो बी कंपनी में जाना था, तो आप गए, लेकिन जाने में यहाँ से आपने रेजिग्नेशन दिया और यहाँ आपने ज्वाइन किया, तो इसको जाने में ना आपको 1 महीने आप ऐसे ही बैठे रह गए, तो वो बेरोजगार के रूप में बैठे, लेकिन वो कैसा बैठे? वो अस्थायी रूप से बैठे, आपने टेम्पोररी रूप से बैठा, तो ये जो है वो फ्रिक्शनल जो है वो बेरोजगारी कहा जाता है। ये जो है वो एक गतिशील अर्थव्यवस्था का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य जो है वो हिस्सा है, क्योंकि लोग जो है वो हमेशा बेहतर अवसरों की तलाश करते रहते हैं, और कंपनियां जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं, तो इस कारण से ये जो है वो देखने को मिलता है। खास करके आप देखते हो, जो आईटी जो कंपनी वाले लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं। तो ये फ्रिक्शनल बेरोजगारी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रिक्शनल बेरोजगारी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन सा आपको हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहां से बनेगा कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या फिर व्यक्तिगत का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या फिर व्यक्तियों का होना, ये जो आपसे पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी, या फिर इसको स्यूडो या फिर डिसगाइज्ड, ये तीनों टाइप का बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। डिसगाइज बेरोजगारी, स्यूडो जो बेरोजगारी हो गया, उसके बाद जो है वो आप इसको प्रछन्न बेरोजगारी हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है ना, कि एक काम है, उस काम को करने के लिए 50 मजदूर चाहिए, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, कि उसी काम को करने के लिए 100 मजदूर लेके आ गए हो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, काम उतना ही स्पीड से होगा।
ऐसी कंडीशन आप मान के रखो कि काम उतना ही स्पीड से होगा, तो ये 50 जो लोग एक्स्ट्रा हैं, उनका क्या हुआ? उनका वर्क फोर्स तो जीरो हो गया। उनका वर्क फोर्स तो जीरो हो गया, वो नहीं रहते फिर भी काम हो ही जाता। तो ये बेरोजगारी जो है वो ना कृषि में देखने को मिलती है, क्योंकि खेती में ऐसा ही होता है। ठीक है, अक्सर कृषि में ये बेरोजगारी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये डिस्गाइज बेरोजगारी पहला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि श्रमिकों या फिर व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार से बहुत निम्न स्तर का काम मिलना। आपकी योग्यता जो है वो आपने इंजीनियरिंग की है, आपने ये चीजें की है, आपने वो कोर्स की है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हो। आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हो सरकारी नौकरी के चक्कर में। आपकी इंजीनियरिंग है और आप यूपीएससी बन रहे हो। आपने जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग की है और आप यूपीएससी में जा रहे हो। तो ये क्या है? ये एक पहली तो बुरी बात है कि आप अपने स्किल के अनुसार जॉब नहीं आपको मिल रही है। या फिर आपने ये तो यूपीएससी वाला जो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं ले रहे हो, लेकिन जॉब आपका अच्छा है। तो ये जो है ना, वो इस टाइप की बेरोजगारी में नहीं है, वो बेरोजगारी में है ही नहीं। मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा था कि जो लोग हैं ना वो अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं ले पाते हैं। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जाके करोगे? आपको एक साइंटिस्ट बनना चाहिए था ना जी। तो ये होता है, ठीक है? तो श्रमिकों और हमारे यहाँ देखो एस्ट्रोटॉक चलता है बस। और एप्लीकेशन तो कोई इनोवेशन करना नहीं है, हर जो इंजीनियर्स लोग होते हैं उनको तो अपना जो है वो यूपीएससी निकालना है। तो श्रमिक और व्यक्तियों को उनकी योग्यता से जब भी नीचे का जॉब मिलता है, कोई इंजीनियर को ही ले लो, इंजीनियर जाता है जॉब करने के लिए, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसको जॉब उस क्वालिटी का नहीं मिल पाता। तो ये जो बेरोजगारी होती है योग्यता के अनुसार जो नहीं मिलती है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो अंदर अल्प बेरोजगारी इसको बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्प बेरोजगारी। तो ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतियोगात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो आपसे पूछ रहा था। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हमने आंसर बता दिया है। ठीक है। एक बेरोजगारी होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी होता है जो एक जो है वो स्ट्रक्चर के कारण, तो अर्थव्यवस्था की संरचना में यदि कोई बदलाव आता है ना, तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो कुछ बदलाव आए, जैसे एआई है, उसके कारण जो बेरोजगारी आएगी, वो जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब कि व्यापार चक्र में जब आपको मंदी देखने को मिलती है ना, तो वो जो है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी याद आपको रखना है। ये कब होता है? तो ये तब होता है जब डाउन टर्न हो जाता है बिजनेस में। रिसेशन आप बोल लो, मंदी बोल लो। रिसेशन मंदी के पहले का चीज है। रिसेशन आता है तब जाके उसको मंदी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है। 34 नंबर के सवाल की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो है वो रिकेट्स होता है। ये तो सही है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ये सही है। विटामिन डी जो है वो हमारे जो त्वचा है उसमें स्टोर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सनलाइट से वो एक्टिवेट होता है। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का यदि ऑब्जर्प्शन आपको करना है तो आपको आपके बॉडी में मैग्नीशियम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम आपके बॉडी में होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। ठीक है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो है वो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये भी सही है। स्कर्वी जो रोग होता है ना वो ब्लीडिंग फ्रॉम गन, ये भी सही है। विटामिन डी जैसे रिकेट्स आप देख रहे हो ना, ये रिकेट्स क्या है? ये रिकेट्स जो है ना वो सूखा रोग इसको बोलते हैं। ठीक है। सूखा रोग इसको कहा जाता है। यदि ये बूढ़ों में हो जाए ना या फिर बड़े लोगों में हो जाए तो वो ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, बोन डेंसिटी जो कम होती है ना, तो जो हाइपोपोरोसिस करके कुछ नाम उसका है, जब आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिस कारण से हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, जल्दी जल्दी टूट जाती है। ठीक है। और जो स्कर्वी होता है सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, तो मसूड़ों से जो ब्लीडिंग आती है वो इसी के कारण आती है। ये याद रखना है। उसके बाद आपको विटामिन ए के कारण गठिया बीमारी होती है, कभी नहीं सही हो सकता है, इतना आसान सा आप छाड़ सकते हो। तो विटामिन जो सी है, विटामिन सी के कारण क्या होता है? तो विटामिन सी है उसके कारण जो है वो गठिया नहीं होता है। विटामिन ए के कारण गठिया नहीं होता है। विटामिन ए के कारण जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको जेरप्थेल्मिया भी कहते हैं। इसके लिए गोल्डन जो राइस है वो खाया जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है। अर्थराइटिस क्या होता है ना कि जब जोड़ जो
बोन है, दो बोन है, दो बोन है, ये दो बोन है वो आपस में यदि जब जुड़ते हैं ना, दो बोन है जो आपस में जुड़ते हैं, तभी ये जो है वो होता है। उसी बोन की जो जोड़ है, गांठें हैं ना, वहां पे होता है। तो इसी जोड़ पर जब सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो इस इन्फ्लेमेशन के कारण ही गठिया वो कहलाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड ही कम जाता है, जिसको ग्रीस आप मान लो, लुब्रिकेंट मान लो हड्डियों के लिए, तो वही कम हो जाता है, दैट्स वाई ये होता है, तो ये याद रखिएगा आपको। ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेरी बेरी की, विटामिन बी 1 जो है, तो बी 1 का जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो थाइमेन हो जाता है, तो ये बेरी बेरी रोग होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, सी जो है वो गलत है। विटामिन ए का यदि हम केमिकल नेम भी बात करें तो वो रेटिनॉल हो गया, डी का कैल्सीफेरॉल हो गया, सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और ई का जो है वो आपको याद रखना है, ई का क्या है, तो ई की कमी से बांझपन होता है, यही याद रखिएगा। ई जो है ना, उसकी कमी से जो महिलाएं होती है ना, उसमें इनफर्टिलिटी वाली बीमारी आती है। और विटामिन के जो है वो बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दीवाने अर्ज जो है वो किस विभाग से संबंधित था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीवाने अर्ज जो है ना, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली जो सल्तनत था, उस समय जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवाने अर्ज जो है वो कहा जाता था। ये जो दीवाने अर्ज है, इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसको एस्टेब्लिश किया था गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, इसको किया था गियासुद्दीन बलबन, बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन आपको याद रखना है, इसने ही इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका जो हेड होता था, इस दीवाने अर्ज जो है, इसका हेड जो होता था, इसका जो मेन चीफ होता था, उस हेड को क्या तो आरिजे मुमालिक कहा जाता था उसको। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक इसको कहा। ये सब चीजें रटनी पड़ती है और कोई आपके पास ऑप्शन जो है वो बचता नहीं है। ठीक है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसको दीवाने विजारत कहा जाता था। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसको क्या कहा जाता था, तो ये दीवाने विराजत, विजारत। तो दीवाने जो विजारत है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा जाता था। उसके बाद जो है वो दान विभाग जो चैरिटी डिपार्टमेंट होता है, उसको जो है वो दीवाने खैरात कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, दीवाने, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो दीवाने खास कहा जाता था। ये जो दीवाने खैरात है ना, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसको एस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। उसके बाद जो है वो पत्राचार विभाग है, एक दूसरे से बात करनी है, अपने जो अगल बगल के राज्य हैं उनसे बात करनी है, तो इसके लिए जो है वो करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट भी होता था, पत्राचार विभाग भी होता था, तो इसको दीवाने ईशा कहा जाता था, दीवाने ईशा। एक एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीवाने ईशा इसको कहा जाता था। उसके बाद कुछ और मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है दीवाने रिशाल, दीवाने, दीवान ए रिशालत। ये जो दीवाने रिशालत है ना, ये क्या होता था कि ये जो फॉरेन डिपार्टमेंट आप देखते हो ना, तो फॉरेन एंड रिलीजियस अफेयर जो है वो इसी में आता था, विदेश और धार्मिक मामला, विदेश एंड धार्मिक मामला, धार्मिक मामला, ये जो है वो दीवाने रिशालत में आता था। ठीक है। उसके बाद दीवाने बंदगान की बात करें, दीवाने बंदगान, बंदगान मतलब क्या हो, मतलब किसी को बंद कर रहे हो, तो ये स्लेवरी से रिलेटेड है, गुलामों का जो विभाग होता था, गुलाम स्लेवरी कह लो। तो स्लेवरी जो है वो स्लेवरी सिस्टम, आपकी अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, था ना आपको, रूल 5 के तहत कैंसिल किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था फिरोज, फिरोज शाह तुगलक
ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दीवाने बंदगान जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो है वो दास इसी के समय था, दैट्स वाई ये किया गया था दीवाने बंदगान। उसके बाद दीवाने कोही भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीवाने कोही बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सारे जो मैं बता रहा हूँ सब पूछा गया है। ये जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। एग्रीकल्चर से जो चीजें होती थी वो यही डिसाइड करता था। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो इसको एस्टेब्लिश किया था एमबीटी ने। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो बहुत ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आपसे पूछा रहा है कि स्मोक जो है वो आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मोक आखिर बनता किसके कारण है, ये आपसे पूछा जाए तो स्मोक जो बनता है ना, स्मोक जो है ना वो, ये देखो शब्द देखो, स्मोक, ये स्मोक है। ये जो है वो स्मोक है। ये जो है वो स्मोक है। और ये जो है वो फॉग है। ये जो है वो फॉग है। इन दोनों को यदि आप मिला देते हो, स्मोक और फॉग को यदि आप मिला देते हो, स्मोक और फॉग को यदि आप मिला देते हो, इन दोनों को यदि आप मिला देते हो, तब जाके आपका स्मॉग बनता है। तब जाके आपका स्मॉग जो है वो बनता है। और यह जो स्मॉग है वो क्या है? तो ये एक वायु प्रदूषण का प्रकार है। एयर पॉल्यूशन का ये टाइप है। एयर पॉल्यूशन का ये टाइप है, आपको याद रखना है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका फॉर्मेशन तब होता है ना जब नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप रख सकते हो, 2 रख लो, 3 रख लो, 1 रख लो। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो सल्फर का डाई ऑक्साइड होता है, मतलब दो वाला सल्फर के दो डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड ले लो, तो ये जो सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड दोनों जो है ना, वो एक प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है और जो नमी है ना, इसके साथ ये वायुमंडल में रिएक्शन करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं ये दोनों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर का डाई ऑक्साइड। ठीक है, इसी से ये प्रदूषक जो है वो मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है? तो ये सब निकलता है जो जीवाश्म ईंधन होता है ना, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल से ये निकलता है। फॉसिल जो फ्यूल्स होती है ना, फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, उनसे ये निकलता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? दोनों एक जो है वो पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉल्यूशन ये करता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो अश्मोग है ना, ये जो अश्मोग है इसको हम दो टाइपों में डिवाइड करते हैं। पहला जो हम डिवाइड करते हैं, इस स्मोक को पहला जो डिवाइड यदि हम करेंगे, तो पहला आप इसको बोल लो क्लासिक स्मोक, जिसको लंदन स्मोक भी कहा जाता है। लंदन स्मोक या फिर इसको क्लासिक स्मोक कहा जाता है। ठीक है, क्लासिकल स्मोक या फिर लंदन स्मोक जो है वो इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? तो यह जो क्या होता है ना कि ठंडे और नम जो जलवायु होती है ना उसमें, और धुआं, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और यह जो है वो रिड्यूसिंग प्रकृति का होता है, अपचयन जो नेचर है उसका होता है। तो ये कब होता है? तो ये किस कंडीशन में होता है? तो जब ठंड हो, कूल हो। ठीक है, जब ठंड हो, कूल हो, उस समय होता है। कूल हो उस समय होता है। और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, क्लाइमेट में जो ह्यूमिडिटी है वो होनी चाहिए, नमी जो है वो होनी चाहिए। तो ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, नमी होनी चाहिए उसमें, ह्यूमिडिटी जो है वो होनी चाहिए। और ये उसी समय होता है क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी हो। और एंड कंसिस्ट हो स्मोक, स्मोक भी इसमें होने चाहिए। स्मोक जो है वो कंसिस्ट होना चाहिए, मतलब ये ठंडी नम जलवायु में होता है। और इसमें धुआं, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो स्मोक होता है। उसके बाद जो है वो कोहरा को आप फॉग बोलो, फॉग होता है। और उसके साथ जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सब चीजें रहेंगी तब जाके है ये जो है वो होगा। ठीक है, ये क्लासिकल स्मोक जिसको लंदन स्मोक कहते हैं ये होगा। और ये एक रिड्यूसिंग नेचर का होता है। रिड्यूसिंग नेचर, अब रिड्यूसिंग नेचर का कहने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन काफी अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो होता है वो फोटो केमिकल स्मोक होता है। दूसरी टाइप की यदि हम बात करें तो वो होता है फोटो केमिकल स्मोक, फोटो केमिकल स्मोक। और इसको जो है वो लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं, लॉस एंजलिस
लॉस एंजलिस स्मोक भी इसे कहा जाता है। ये कब होता है? तो इसके कंडीशन क्या है? ये जो पिछला आपने कूल में पढ़ा कि लंदन स्मोक कूल में होता है, ये जो है वो वार्म में होता है। ठीक है, ठंडी नहीं, वार्म है, होनी चाहिए। गर्म जो है वो होनी चाहिए, ये स्मोक गर्म। उसके बाद जो है वो ड्राई होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। शुष्क में होगा, ड्राई में होगा। उसके बाद सनी क्लाइमेट होना चाहिए। सनी क्लाइमेट होना चाहिए मतलब सूर्य होना चाहिए। सूर्य होना चाहिए। जलवायु में ये होता है। जलवायु कैसी होनी चाहिए? सूर्य होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। यह जो है वो वाहन से निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो जो है वो सनलाइट से रिएक्शन करते हैं और सनलाइट से रिएक्शन करने के बाद जो है वो ये एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है और इसमें जो है वो ओजोन और जो है वो पैन जो है तो जिसको बोल देते हैं पेरोक्सिएसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं, ये सब इसमें प्रदूषक होते हैं। तो ये वार्म में होता है और ये कूल में होता है लंदन स्मोक। ये डिफरेंस आपको दोनों का पता होना चाहिए। और ये जो है वो लाइट से रिएक्शन करता है, दैट्स वाई ये फोटोकेमिकल होता है। फोटोकेमिकल स्मोक इसको कहते हैं। ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग के रूप में काम करता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है उसके रूप में काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बनेगा? कौन सा आंसर बनेगा? तो हमने बोला सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, देखो कहीं है ऑक्सीजन ओजोन, ऑक्सीजन ओजोन, ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन और सल्फर, इनके ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एमएसपी के बारे में पूछ रहा है। ऑलरेडी मैंने काफी कुछ बता रखा है इसके बारे में आपको। तो एमएसपी के बारे में बता दो कि क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है या फिर प्रपोज किया जाता है। तो ये नहीं। ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर को आपको चुनना है, तो ये सही है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सीएससीपी के द्वारा होता है। सीएसीपी के द्वारा होता है, जिसको मैंने बताया था ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बोला जाता है। सीएससीपी के द्वारा होता है। इसकी रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए जो है वो आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल है उसके लिए समिति बनता है, और आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के अंडर होता है, कंट्रोल में होता है, वो इसको करता है। तो ये क्या करता है? ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, ये जो है वो अप्रूव नहीं करता है, ये जो है वो प्रपोज नहीं करता है, ये अप्रूव करता है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या करता है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसको अप्रूव करता है। ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है क्या करता है, वो इसको अप्रूव करता है, ना कि इसको जो है वो प्रपोज करता है। ठीक है। प्रपोज कौन करता है? तो वो सीएससीपी करता है। वो सीएससीपी करता है, जिसको बोलते हो कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन जो है वो पहला कथन जो है वो कैसे गलत हुआ। ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। तो दोनों उल्टा है। ठीक है, दोनों उल्टा दे दिया है। पहले में अप्रूव वाला में कौन कर दो, तो अप्रूव करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और जो है वो प्रपोज कौन करता है, तो सीएससीपी करता है। तो ये यहाँ इसका हो जाएगा अप्रूव बाय सीएससीपी एंड प्रपोज्ड बाय सीएससीपी। प्रपोज्ड यदि बात करें तो ये सीएससीपी हो जाएगा। ये अप्रूव्ड नहीं, ये प्रपोज हो जाएगा, और ऊपर वाला प्रपोज नहीं, वो प्रपोज नहीं होगा, वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों मैंने बता दिया है, तो दोनों गलत हो जाएगा। ना तो एक सही है ना दो सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। तो गन्ना के लिए एफआरपी मिलता है, ये भी आपको मैंने बता रखा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। 38वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विषाणु है वो विषाणु जनित रहित रोग है, मतलब विषाणु से नहीं होता है। कौन सा जो वायरल डिजीज नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि वायरल डिजीज कौन सा नहीं है। तो पेचिस जो है, जिसको ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वायरल डिजीज नहीं है। ठीक है। पेचिस जो है, डायसेंट्री जो है, वो वायरल डिजीज नहीं है। डायसेंट्री जो है वो किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होता है। जैसे कौन सी बैक्टीरिया, तो वो शिगेला बैक्टीरिया है, उससे होता है। शिगेला जो बैक्टीरिया है उससे होता है, या फिर आप इसको अमीबा से भी हो सकता है। अमीबा से भी हो सकता है। अब ये अमीबा कौन सा, तो अमीबा जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपको ध्यान रखना है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
हिस्टोलिटिका, याद रखना है, हिस्टोलिटिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे होता है ये। और ये जैसे प्रोटोजोवा के कारण होने वाले जो आंत में संक्रमण होता है ना, वो है। और यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग जो है वो नहीं है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। कौन कौन सा होता है ये आपको बताया। और ये जो है वो होता कहाँ है, पेचिस, पेचिस कहाँ होता है, अभी मैंने बताया कि ये आंतों में होता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में संक्रमण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम इन्फ्लुएंजा की यदि बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक चलता है, ए बी सी डी ई तक चलता है, एफ नहीं होता है। और ये लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, वो लीवर को प्रभावित करता है, तो ये याद रखिएगा। यदि हम कुछ वायरल डिजीजेस की बात करें, वायरस से जो होता है, जिसको वायरल डिजीज आप बोलते हो, तो उसमें आप लिख लो एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, रेबीज हो गया, कोविड 19 हो गया। ये सब उसी में वायरल डिजीज में आते हैं। यदि हम कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज की बात करें तो वो कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टिटनस हो गया। यदि हम कुछ प्रोटोजोआ से बात कर लें तो मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया। तो ये सब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 39वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ये तो सही है, आसान सा सवाल है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो वो आपको दिया हुआ है गुजरात। ये गुजरात में नहीं है, ये हिमाचल में है। रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ जो है वो ये बाघों का उच्च घनत्व के लिए ये जाना जाता है। बांदीपुरा जो है वो कर्नाटक है, वो तो सही दिया हुआ है। बांदीपुरा जो है वो कर्नाटक है। नीलगिरी बायो रिजर्व जो रिजर्व है उसी का ये हिस्सा है। 1986 में पहली बार नीलगिरी को जो है वो यूनेस्को का जो बायो रिजर्व है उसमें घोषित किया गया था। भारत में अभी 18 है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमलीपल जो है वो उड़ीसा में है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमलीपल उड़ीसा में है। गिर जो नेशनल पार्क है वो आपको गुजरात में मिलता है, जहाँ पे एशियाटिक शेर मिलता है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट था, उत्तराखंड में, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे 1936 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हेमिश नेशनल पार्क की बात करूं तो वो जो है वो लद्दाख में है, ये अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो है वो सीरम कहलाता है। कहीं है, ये है, देखो ऑप्शन नंबर ए है। जब आपको प्लाज्मा है, आप घाव देख लो, आपको कहीं से खून निकल रहा है, घाव से खून निकल रहा है, उसके बाद पूरा खून निकल जाता है, तो आप देखते हो ना कि ये येलो टाइप सा वहां पे जो है वो जम जाता है। हल्का जमेगा, पूरा नहीं जमेगा, ये एक येलो टाइप सा जमेगा। वो जो येलो टाइप सा जमा हुआ होता है ना, वो जो येलो टाइप सा जमा होता है ना, वही जो है वो सीरम कहलाता है। वही जो है वो पस जिसको आप कह सकते हो, वही जो है वो सीरम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्लाज्मा जो है उससे फाइब्रिनोजेन जो है वो हटा लिया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। तो फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, उसको यदि हटा दें तो सीरम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीरम जो है वो क्या है, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। तो सीरम में एंटीबॉडी होता है, इसलिए उसका उपयोग जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स जो है वो क्या है, तो ये रक्त कोशिका है जो रक्त का थक्का बनने में हेल्प करती है। ल्यूकोसाइट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का एक जो है वो इम्यून सिस्टम हमारा है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हिपेरिन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एंटीकोगुलेटिंग के बारे में हिपेरिन जो है वो बात करता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो है वो खून जमना नहीं चाहिए, तो वो हिपेरिन ही नहीं जमने देता है, ठीक है। हमारा बॉडी में जो ब्लड होता है वो दो टाइप से बढ़ता है, एक प्लाज्मा होता है, एक जो है वो रक्त कोशिकाएं या फिर कनिकाएं आप बोल रहे हो, ब्लड सेल्स है वो होता है। जैसे हमारा जो ब्लड है ना, आसान सा है, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये ब्लड सेल जो है वो तीन पार्टों में डिवाइड होता है, एक जो है वो आरबीसी, एक जो है वो डब्ल्यूबीसी, और एक जो है वो प्लेटलेट्स। ये तीन पार्टों में डिवाइड होते हैं, जिसमें आरबीसी जो है वो सबसे ज्यादा होता है। कभी डिस्कस और कर लेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स कहलाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्लाज्मा जो है वो कितना होता है, तो प्लाज्मा जो है वो 45% होता है, प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, और ब्लड जो है वो 45% होता है। और इस 45 का जो है वो 90% के आसपास जो है वो क्या होता है, तो वो आरबीसी ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य जो कला था उसका स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल रूलर, विच मुगल रूलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शाहजहां, आसान सा सवाल है, इससे आसान क्या ही हो सकता है। तो शाहजहां का शासनकाल जो था 1628 से लेकर
58 तक का काल था इसका। और इसको कहा जाता है स्थापत्य गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है। इसके जो है वो निर्माण कला में बात करें तो ताजमहल आगरा का देख लो, लाल किला दिल्ली का देख लो, जामा मस्जिद दिल्ली का देख लो, मोती मस्जिद आगरा का देख लो। ये सारा जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो चित्र के लिए था। जहांगीर का जो शासनकाल है वो किसके लिए था? तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहलाता है। गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण इमारतें तो नहीं बनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा बनी है, जैसे फतेहपुर सिकरी हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया। लेकिन शाहजहां का काल जो है वो इसके लिए जाना जाता है। औरंगजेब वास्तुकला में बहुत कम रुचि रखता था, ठीक है। जिंदा पीर भी उसको कहा जाता है। इसके काल में बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में बनाया गया था, जो एकदम मान लो कि रेप्लिका है ताजमहल का। ये याद रखिएगा। औरंगाबाद कहाँ वाला? बिहार वाला नहीं, वो महाराष्ट्र वाला। मुगल वास्तुकला में पेत्रा जो टेक्निक है उसको यूज किया जाता था, ये याद रखना है। मतलब संगमरमर जो है ना उसमें कीमती पत्थर हैं, उनको एकदम जड़ा जाता था, ऐसे ऐसे करके जड़ा जाता था। इसको ही पेट्रा बोलते हैं। ताजमहल को यूनेस्को में शामिल भी किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये एमएसपी से जो फूड लेती है ना सरकार, वो इसी के तहत जो है वो लोगों, गरीब जो लोग होते हैं ना, उसमें पीडीएस सिस्टम से ही बांटती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसी से ये बांटती है। जो राशन मिलता है ना वो इसी से मिलता है, ठीक है। तो पीडीएस सिस्टम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंट्रल और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर कहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो केंद्र और राज्य सरकार की एक संयुक्त जिम्मेदारी होती है। और केंद्र सरकार की भूमिका इसमें बात करें तो वो एफसीआई जो होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, तो एफसीआई के माध्यम से जो भी गेहूं है, चावल है, जो भी अनाज है, उन सबको खरीदता है भारत सरकार एमएसपी पे, और सारे राज्यों को देता है। और उसके बाद जो है वो पीडीएस सिस्टम से वो चलता है। राशन कार्ड बनाया जाता है लाभार्थियों का। उनके बाद उनको जो है वो एक फिक्स जो प्राइस है उसके द्वारा जो है वो ये दिया जाता है अन्न। जैसे 3 रुपए किलो जो है वो चावल मिलता है, 5 रुपए किलो जो है वो गेहूं मिलता है। अभी तो 2028 तक इसको फ्री कर दिया गया है। एक जो व्यक्ति है उस पे 5 केजी मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत यदि बात कर लें तो वो 30 केजी जो है वो मिलता है, ठीक है। पीडीएस जो है सिस्टम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से ये पीडीएस सिस्टम जो है वो लागू हुआ है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है। अभी जो है वो बताया भी था नरेंद्र मोदी के द्वारा, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात जो है वो लागू कर दिया गया है। मतलब आप कहीं भी देश में हो आप राशन अपना ले सकते हो, ठीक है। ये याद रखना है आपको। 45 नंबर की बात करें कि सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति जो है वो कौन रहा है, यहाँ के हिसाब से बताऊं तो यहाँ के हिसाब से जाकिर जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन है वो भारत के 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1967 में 13 मई को 13 मई 1967 को वो राष्ट्रपति बने थे। पदभार संभाला था। और जो है वो अ, उनकी जो 13 मई 1967 को और 3 मई 1969 को उनकी डेथ हो गई थी। इस कारण से उनको हटना पड़ा था। तो लगभग उनका कार्यकाल जो बात करें तो 2 ईयर का था। उनका कार्यकाल जो है वो 2 ईयर का था। और जो सबसे छोटा है, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद की हम बात करें तो वो 5वें राष्ट्रपति थे। और वो यदि हम बात करें कि अपने पद पे रहते हुए मरने वाले दूसरे व्यक्ति हो गए, और पहले जो है वो जाकिर हुसैन हो गए। दोनों याद रखना है आपको। और इनका कार्यकाल लगभग 3 वर्षों का था, ठीक है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, पूरा एकदम 5 ईयर का। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो उन्होंने भी अपना 5 वर्षों का जो कार्यकाल है वो पूरा किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं। भारत में बिहार के जो राज्य है वहां से ये रिलेटेड है। और भारत में राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आर्टिकल नंबर 56 जो है उसमें इसकी चर्चा जो है वो की गई है, याद रखिएगा। 44वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? सब्सिडियरी जो अलायंस है जो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, देखो सब्सिडियरी अलायंस जो है ना वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसमें होता है कि आप मेरी हेल्प कर दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत था। यहाँ जो इंग्लिश पीपल थे, अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने जबरदस्ती इसको बोला कि आप हमको हमसे हेल्प लो। आप जो है वो हमसे हेल्प लो, और इसके बदले में उसको क्या मिल जाता था फायदा? उसको जो है वो राजा, जो राजा होता था, उस राजे के खर्च पे उसको बहुत बड़ी एक सेना मिल जाती थी। बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइज जो है वो सेना मिल जाती थी, ठीक है।
तो ये याद रखना है। बाकी देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन जो है वो गलत है, वो पूछा जा रहा है, नहीं सही है। तो देसी रियायतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ता था, ये तो सही है। ठीक है। देसी रियायतों के आंतरिक शासन जो है वो कंपनी के अधीन होगा, नहीं ये नहीं होगा, आप फ्री है इसके लिए। देसी रियायतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, यस। देसी रियायतों का जो विदेशी नीति है वो कंपनी के अधीन होगा। और उसके बाद जो है वो कंपनी की सेना का खर्च जो है वो रियायत ही उठाएंगे, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ से देसी रियायतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देसी रियायतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं होता है। सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को जो आंतरिक मामला जो था उसमें ऑटोनॉमी इन इंटरनल अफेयर की अनुमति थी। और कंपनी ने उसके आंतरिक शासन में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया था। लेकिन हालांकि व्यवहार में ऐसा तो कुछ देखने को मिलता नहीं था यहाँ पे। यदि हम ऑप्शन वन की बात करें तो देसी रियायतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था और उन्हें अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी की स्वीकारता जो है वो देनी पड़ती थी। और देसी रियायतें जो थे उनकी विदेशी कंपनी के अधीन होती थी। तो वे कंपनी को अनुमति के बिना कोई भी अन्य यूरोपीय जो पावर है ना उनसे संबंध नहीं रख सकता था, ना तो आप युद्ध लड़ सकते थे, कोई भी घोषणा आप नहीं कर सकते तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, विदेश नीति उसका आपके कंट्रोल में है। भारत में विदेश नीति उसका कंट्रोल में था, क्योंकि ना तो आप उसके दुश्मन देशों के साथ युद्ध कर सकते हो, ना ही दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ये सब नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में आया था। और हैदराबाद जो था वो 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो है वो राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 45 नंबर की बात करें कि सही मिलान नहीं है की बात कर रही है, आपको ये ध्यान रखना है। कई सारे प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले नागा अर्जुन की बात करें तो नागा अर्जुन जो है वो कृष्ण नदी पे है, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये पार्ट है, वहां पे ये है। उसके बाद बगलिहाल परियोजना है। बगलिहाल, सलाल बगलिहाल दुलहस्ती, ये तीनों परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे ही है, और तो ये याद रखना है। ये दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो बात करें कि रंजीत सागर बांध है वो रावी नदी पे है, ये भी सही है। रंजीत सागर बांध है वो रावी नदी पे है, तो ये भी सही है, पंजाब में है, याद रखिएगा। उसके बाद जो टिहरी बांध है ये गलत हो जाएगा, गंगा नदी पे नहीं है। टिहरी बांध गंगा नदी पे नहीं है, वो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी यूके में ये है, उत्तराखंड जो है वो वहां पे ये टिहरी बांध जो है बनाया गया है। जो देव प्रयाग में भागीरथी नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है और वहां से ये संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। तो देव प्रयाग जो है वहां पे दो नदियां आके एक दूसरे में मिलती है। ठीक है, दो नदियां आके एक दूसरे में मिलती है और एक नदी जो है वो गंगा बन जाती है। कौन कौन सी नदियां होती हैं, तो नदियां होती हैं अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा एंड भागीरथी जो दोनों मिलकर ये बनती है। तो ये याद रखें। और टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी उड़ीसा में है, ये सबसे लंबा बांध है, पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 46 नंबर का MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। MnO2 है, मैंने ऑक्सीकरण संख्या बोला कि सबका जीरो होना चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Mn का हमको निकालना है, O2 का आपको मैं -2 बताया था, उसके बाद जीरो रखो, दो दूना चार हो जाएगा, इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आसान सा सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, आपको याद रखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है ऐसा नहीं है। देखो एक क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्ट याद रखो, KMnO4 एकदम डायरेक्ट इसको रट जाओ कि इसका साथ होता है पॉजिटिव में। सवाल जो है वो ASO 2025 में पूछा गया था। यहाँ Mn का जो है वो यदि ऑक्सीडेशन नंबर Mn ही पूछा जाता है तो वो 7 होता है, याद रख लेगा। ठीक है, Mn 7 होता है, याद रखिएगा। बाकी निकालना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। यहाँ से 2 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और k का -1 होता है तो 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, पॉजिटिव 7 में ये चलता है। और 47 नंबर की बात करें कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो लाइट ईयर में निकाला जाता है। और इससे भी बड़ा एक जो है वो यूनिट होता है जिसको पारसेक कहा जाता है। तो खगोलीय दूरी बहुत बड़ी होती है, जिस कारण से इसको जो है वो लाइट ईयर में हम यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष में यूज करते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष वैसा डिस्टेंस है जो एक प्रकाश है वो निर्वात में एक वर्ष में जितना एक ईयर में
जितना ज्यादा लाइट ट्रेवल करती है एक निर्वात में उसको ही एक प्रकाश यूनिट जो है वो कहा जाता है। और तारा और आकाशगंगा के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करना है तो उसके लिए यही यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टेलर मील की बात करें, जिसको कॉस्मिक किलोमीटर की बात करें, ये मानक जो है वो खगोलीय इकाइयां नहीं है। उसके बाद गैलेक्टिक यूनिट की बात करें तो ये मानक शब्द है भी नहीं। और एक प्रकाश वर्ष की यदि हम बात करें तो वो जो है वो लगभग 9.46 आता है। 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर जो है वो आता है। दूरी की एक सबसे बड़ी जो पारसेक की इकाई होती है आपको याद रखना। और एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर, तो 3.26 लाइट ईयर जो है वो होता है, याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसको एयू कहा जाता है। ये एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच का। ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन सोलर सिस्टम। तो ये याद आपको रखना है। ठीक है। 45 नंबर की बात करें कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुकी जो स्त्री हैं उनके प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है वो सवाल पूछा गया है। तो स्त्रियों को पहले ना, जो संघ होता था बौद्धों का, उनमें स्त्रियों को पहले नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है, उनकी अनुमति नहीं थी। लेकिन वैशाली में एक संघ हुआ था, तो वैशाली में इसको जो है वो अनुमति दे दी गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुमति जो है वो दे दी गई थी वैशाली में। तो उनके जो प्रिय जो शिष्य उनका था ना, बुद्ध भगवान का, वो था आनंद। ठीक है। आनंद, दो नाम आप सुनते होंगे, आनंद और उपाली, तो यही आनंद है। आनंद जो है ना, इसी के कहने पे वैशाली में महिलाओं को घुसने दिया था। और वैशाली की जो महिलाओं को घुसने दिया था। और इसके बाद जो सौतेली माई इसकी महापति गौतमी थी, उसने जो है वो वहां पे बनी थी। उसके बाद एक गणिका भी थी। गणिका मतलब क्या बोला जाता है, जो प्रोस्टिट्यूट, वो भी इसकी जो है वो भिक्षुणी बनी थी। वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब वैशाली में ही हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है वैशाली वाला। श्रावस्ती की बात यदि करें तो श्रावस्ती में जो है वो बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है वो यहीं बिताया था। और सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा जो है वो उपदेश कहाँ दिया था, पूछ लिया जाए तो वो जो है वो श्रावस्ती में ही दिया था। इंपॉर्टेंट है। राजगृह जो है वो मगध की राजधानी है और बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद पावापुरी जो है वो किससे जुड़ा है, तो वो महावीर से जुड़ा हुआ है। सारनाथ जो है वो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो है वो कुशीनगर में बुद्ध को महानिर्वाण मिला था, मृत्यु उनकी हुई थी। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल हत्या होती थी, उस प्रथा को किस प्रेसिडेंसी में अधिक था, सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ था बाल हत्या, तो बाल हत्या सबसे ज्यादा जो है वो बंगाल में था। बंगाल बोल रहा हूँ, हाँ बंगाल में था। कौन सा, बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। जो शिशु हत्या, जिसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहता है, ठीक है, कन्या शिशु हत्या, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक था। विशेषकर उच्च जाति में जो बंगालियां थी, राजपूत थे, वहां पे ये सब चीजें देखने को मिलती थी। इसका मुख्य जो कारण हुआ करता था वो आप सामाजिक मान सकते हो। आर्थिक तो हम उतना नहीं मानते। ठीक है। बाकी आप एक जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी भी आप कह लो। और उसके बाद जो मुस्लिमों का जब इन्वेजन होने लगा था ना 700 के आसपास आसपास, इस एस्पेक्ट से भी कभी आप सोच के देखो। 700 के आसपास जब मुस्लिमों का इन्वेजन होना था तो वो सब ना महिलाओं के साथ रेप करते थे। तो और महिलाएं जो है वो घर की इज्जत होती थी, राजपूतों में खास करके और होता था। दैट्स वाई आपको राजपूतों में ही ये ज्यादा देखने को मिलता था उस समय। क्योंकि उनको जैसे जौहर करने वाली घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा राजपूतों में ही देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती है, क्योंकि महिलाओं को ना बचाना होता था, उन जो इन्वेडर्स होते थे, अरब के मुस्लिम जो इन्वेडर होते थे, उनसे बचाना होता था। और वही जाके आगे कस्टम बन गया पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1795 में और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियम के माध्यम से इसको जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया था। ये याद रखना है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1975 और 1804, इसके द्वारा इसको जो है वो इलीगल घोषित कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यह जो प्रथा है वो मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंटी में भी मौजूद था, लेकिन बंगाल में बहुत ज्यादा ये था। लॉर्ड वेलेजली और उसके बाद लॉर्ड विलियम बैटिन जो है वो इस सामाजिक जो बुराई है उसको खत्म करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यदि हम भारत में बात करें कि अभी क्या स्थिति है, तो भारत में एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं प्री प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, जो जिसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीपीएनडीटी।
PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब पहले ही यदि आप लिंग निर्धारण बच्चे का कर रहे हो, ये जो एक्ट है वो आया था 1994 में, तो ये इलीगल है। यदि आप ऐसा करते हो तो उस डॉक्टर को जो है वो उसका लाइसेंस वाइसेंस सब रद्द किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का पावर है। सही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, देश और घास का मैदान के बारे में पूछ रहा है, तो देख लो कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला बात करता है ब्राजील में कैंपास। तो ब्राजील का जो घास का मैदान होता है उसको कैंपास बोलते हैं, एकदम सही है, कोई समस्या नहीं है। कैंपास जो है वो ब्राजील का एक उष्ण कटिबंधीय, ये भी याद रखना होता है। ग्रासलैंड जो है वो कैसा है, तो ये ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड ब्राजील का है, जिसको कंपास जो है वो कहा जाता है, ट्रॉपिकल सवाना। हंगरी जो है वो उसको पुस्टेज कहा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो पुस्टेज कैसा है, तो ये टेम्परेट है, मतलब शीतोष्ण है। ठीक है, टेम्परेट है, ये शीतोष्ण है, पुस्ताज हंगरी वाला। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, तो ऑस्ट्रेलिया वेल्स बोल रहा है, तो वेल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। वेल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। वेल्स जो है वो कहाँ का है, तो साउथ अफ्रीका का है। वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका का, और ये भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण ग्रासलैंड है, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की यदि ग्रासलैंड की हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ग्रासलैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, और यह भी जो है वो टेम्परेट ही है। ठीक है, ये भी जो है वो टेम्परेट ही होता है, शीतोष्ण घास का ही मैदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाना की बात करें तो वो अफ्रीका में होता है। सवाना जो है वो अफ्रीका में है, और कैसा है, तो सवाना जो है वो अफ्रीका का एक जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास है। तो कैसा है, तो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। प्रियरीज की बात करें, बहुत घास के मैदान पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्रियरी की यदि बात करें तो यह क्या है, तो ये यूएसए में है, खास करके जो यूएसए और कनाडा का जो पार्ट है, कनाडा है, यहाँ पे है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो पैम्पास की बात करें, पैम्पास की बात करें तो पैम्पास कहाँ है, तो पैम्पास जो है वो आपको अर्जेंटीना में मिलता है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पैम्पास मिलता है। तीसरा स्टेपीज की बात करें, स्टेपीज की यदि बात करें तो स्टेपीज जो है वो यूरोप और एशिया में मिलता है। ठीक है, यूरोप एंड एशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यूरोप एशिया वाला, वहां पे ये स्टेपीज जो है वो मिलता है। चौथा यदि हम बात करें तो लानोस की बात कर लो। लानोस जो है वो वेनेजुएला में मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका का एक जो है वो कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला ये वहां पे मिलता है। और कैंटेबरी की बात करें, कैंटेबरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो न्यूजीलैंड में मिलता है। तो ये घास के मैदान है जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा वीडियो पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से जो क्वेश्चंस थे 1 टू लेकर 25 से 50 तक हमने डिस्कस कर लिया। 25 क्वेश्चन काफी डिटेल से डिस्कस किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।